वाणिज्य बैंकों की संपत्तियों और दायित्व का प्रबंध। इससे पहले हम जनरल में बैंक की सारी डिटेल्स, कॉमर्शियल बैंक की सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। भारत में वाणिज्य बैंकों का संचालन बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 द्वारा होता है और बैंकिंग कंपनियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम द्वारा भी निर्देशित होती है। भारत में बैंक कंपनी के रूप में कार्य करते हैं और उस पर यानी बैंकों पर कंपनी अधिनियम के प्रोविज़न उस सीमा तक लागू होते हैं जब तक कि ये बैंकिंग नियमन अधिनियम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के विरुद्ध ना हो। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक का जो मतलब है, वो बैंक का जो अर्थ है वो उस संस्था से है जो जनता से जमा के रूप में मुद्रा स्वीकार करती है और ऋण के रूप में जमाकर्ताओं को मांगने पर मुद्रा देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बैंक मुद्रा का लेन देन करती है। अब बैंकिंग कंपनियों के जो लेखे हैं वो भी बेसिकली डबल अकाउंटिंग सिस्टम का अनुसरण करना होता है इन्हें भी, और इन लेन देन का लेखा जोखा रखने के लिए बैंकिंग कंपनियों को अनेक लेखा पुस्तिका रखनी पड़ती है। बैंकों की लेखा पुस्तिका सामान्य कंपनी के लेखा पुस्तकों से निम्न होती है क्योंकि बैंकों को प्रतिदिन हजारों व्यवहार करने होते हैं। बैंक के लिए आवश्यक है कि उसे अपने प्रत्येक ग्राहक की ताज़ा स्थिति की जानकारी रहे और नकद की स्थिति का भी ज्ञान रहे। अतः बैंकों की लेखा पुस्तिका इस प्रकार रखी जाती है कि प्रत्येक व्यवहार का तुरंत लेखा हो जाए और सदैव ताज़ी स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। इसलिए बैंकों को अनेक लेखा पुस्तिका रखनी होती है, लेकिन यहाँ उसके स्थिति विवरण, संपत्ति और दायित्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं बैलेंस शीट बनाना, हम लोग सब जानते हैं। एक तरफ हम कैपिटल और लायबिलिटीज़ को शो करते हैं और एक तरफ हम असेट्स को शो करते हैं। तो यहाँ नीचे एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा मैंने दिया हुआ है। उसमें जैसे लायबिलिटीज़ साइड में पूंजी में 3 तरह की पूंजी मैंने शो कर रखी है। अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल, और प्राधित एवं पूंजी प्रदत्त, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके अलावा भी होती है जैसे कॉल्ड अप कैपिटल इत्यादि। तो ये बेसिकली बैंक की प्राथमिक पूंजी होती है जिसके आधार पर बैंक को संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाता है और अंश पूंजी जनता के द्वारा खरीदी जाती है। सेकंड पॉइंट है इसी में हमारा रक्षित कोष एवं अन्य आरक्षण जमाएं और दूसरे खाते, रिजर्व फंड्स एंड अदर रिजर्व्स। इसमें जैसे काफ़ी आते हैं, जनरल रिजर्व्स, स्टेट मतलब सामान्य सुरक्षित कोष, वैधानिक कोष, आकस्मिक कोष, विनियोग आरक्षण कोष। इस प्रकार अलग अलग फंड्स इसमें रखे जाते हैं बैंक के द्वारा, और ये सामान्यतः 4 प्रकार के ही होते हैं। जनरल रिजर्व, और सेकंड अपने जैसे मैंने बोला वैधानिक कोष, 20% वैधानिक कोष में डालना अनिवार्य होता है, और कंटिजेंसी रिजर्व, और चौथा हमारा इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड। तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारा इसमें स्थायी जमा, बचत जमा और चालू खाते, डिपॉजिट्स एंड अदर अकाउंट्स। इसमें हमारे पास जो अकाउंट्स आते हैं वो आते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। इनमें ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार पैसा जमा करता है और बैंक इन्हीं जमाओं के आधार पर साख निर्माण का कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट है अन्य बैंकों एवं अभिकर्ता बैंकिंग कंपनियों को उधार या अभिकर्ता से ऋण। इस शीर्षक में बैंक की उन देनदारियों को बताया जाता है जो बैंक ने असाधारण परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक या अन्य बैंकों से ऋण के रूप में लिए हैं। ये ऋण सामान्यतः अल्पकालीन होते हैं और ग्राहक को बढ़ी हुई ऋण मांग को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। 5वां पॉइंट है बिल्स पेबल, देय विपत्र, और इस बिल में विपत्र सम्मिलित होते हैं। इस मद में प्राय वे बिल सम्मिलित होते हैं जिन्हें बैंक को चुकाना है। इसे बैंक ड्राफ्ट, तार हस्तांतरण आदि की रकम शामिल होती है। 6 पॉइंट है संग्रह हेतु विपत्र, दूसरी और प्राय विपत्र होने पर बिल्स फॉर कलेक्शन बीइंग बिल्स रिसीवेबल एज पर कॉन्ट्रा। इस मद में बिलों की वह राशि दिखाई जाती है जो बैंक ग्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहकों के देनदारों से संग्रह करने का दायित्व अपने ऊपर लेता है।
इन बिलों का धन एकत्रित होने पर ग्राहकों के खातों में जमा कर दिया जाता है। इस मद को स्थिति विवरण में लेनदारियों और देनदारियों दोनों ओर दिखाया जाता है, क्योंकि एक और बैंक के लिए ये संपत्ति लेनदारियां हैं जो वसूल करती है और दूसरी वसूली पर ग्राहकों को देय होने से ये देनदारियां हैं। 7वां पॉइंट है स्वीकृतियाँ, बेजान व अन्य जिम्मेदारियाँ, एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। ये बेसिकली बैंक की देनदारियाँ हैं, क्योंकि इनके भुगतान का दायित्व बैंक पर होता है और इसकी राशि बैंक ग्राहकों से वसूल करने का अधिकारी भी होता है। जब तक भुगतान नहीं होता तब तक बैंक की देनदारियाँ और भुगतान करने पर बैंक की लेनदारियाँ समाप्त हो जाती है। इसको भी बैंक के चिट्ठे में दोनों ओर दिखाया जाता है। 8वां पॉइंट है अदर लाइबिलिटीज़। इस मद में वे सब देनदारियां दर्शाई जाती जिनके भुगतान का दायित्व बैंक पर है। इसमें बिना चुकाया लाभांश, आयकर का आयोजन, कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, अनार्जित आय, मांग का अग्रिम भुगतान और विविध देनदार खाते होते हैं। 9वां पॉइंट है लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस मद में गत वर्षों के लाभों का शेष और इस वर्ष के शुद्ध लाभ को जोड़ने के बाद अंशधारियों को चुकाया गया लाभांश को घटाया जाता है। यह लाभ अंशधारियों को देनदारी है, इसलिए देनदारियों में बताया जाता है। और 10वां पॉइंट है संभावित दायित्व, कंटिंजेंट लायबिलिटी। यह राशि देनदारियों के योग में नहीं जोड़ी जाती, परिस्थिति विवरण में इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि यह देनदारी निश्चित घटना के घटित होने पर हो सकती है, अतः अनुमानित है, निश्चित नहीं है। ऐसे ही दूसरी तरफ हमारा जो हेडिंग है प्रॉपर्टी एंड असेट्स, इसमें हमने जो पहली हेडिंग दे रखी है वो है नगद शेष, कैश इन हैंड एंड विद रिजर्व बैंक। इस मद में बैंक द्वारा अपनी संपत्ति को सर्वाधिक तरल रूप में रखे गए नगद धन और रिजर्व बैंक के पास जमा धन को सम्मिलित किया जाता है और बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का 23% भाग वर्तमान में नगद वैधानिक तरलता अनुपात में रखना होता है और इसी प्रकार समय अवधि और मांग जमाओं का 4% रिजर्व बैंक के पास जमा कराना अनिवार्य है और रिजर्व बैंक 15% तक इसको बढ़ा सकती है। सेकंड पॉइंट है अन्य बैंकों के पास चालू खाते में शेष, इनके योग को भी इस मद के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तीसरा है अभियाचित एवं अल्पकालीन सूचना पर प्राय रकम, मनी एट कॉल एंड ऑन शॉर्ट नोटिस। बैंक अपने धन को विनियोग करते समय धन की तरलता पर अधिक ध्यान देता है और अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है। इस मद में वे अल्पकालीन ऋण दिखाए जाते हैं जो मांग पर तुरंत देय होते हैं। बैंकों की सुरक्षा की दृष्टि से ये सुरक्षा की दूसरी पंक्ति मानी जाती है। ये ऋण सामान्यतः बिल दलालों, स्टॉक दलालों, बट्टा गृहों और मुद्रा बाजार की विश्वस्त संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं। उनके भुगतान की पर्याप्त सुरक्षा होती है, ब्याज की न्यूनतम दर से वसूला जाता है। इसमें सट्टा कार्यों के ऋण अधिक होते हैं। फोर्थ पॉइंट है विनियोग, इन्वेस्टमेंट। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए लाभप्रद विनियोग को दर्शाया जाता है। 5वां पॉइंट है एडवांस एंड लोन अग्रीमेंट ऋण। इसमें बैंकों द्वारा किए गए ऋणों को सम्मिलित किए जाते हैं। ये ऋण बैंक को अधिक लाभप्रद रहते हैं। इन बैंकों में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ऋणों को अलग अलग बताया जाता है। छठा पॉइंट है बट्टा किए गए बिल डिस्काउंटेड। बैंक की वे समस्त लेनदारियां हैं इस मद में जो बैंक ने ग्राहकों के बिलों की कटौती व भुनाने पर चुकाए थे। इनकी राशि बिल की देय तिथि पर वसूल की जाएगी। 7वां पॉइंट है बिल रिसीवेबल बिंग बिल्स फॉर कलेक्शन एज पर कॉन्ट्रा। जैसा हमने लायबिलिटी साइड में भी मैंने बताया कि दोनों तरफ ही लिखे जाते हैं। फिर है कॉन्स्टिट्यूट लायबिलिटीज़ फॉर एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस। यह बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से स्वीकार किए गए बिलों या बेजानों संबंधित दायित्वों का दोहरा रूप है। जहां एक और बैंक को इनका भुगतान देना होगा वहां दूसरी ओर बैंक ग्राहक से रकम वापस वसूल करने का अधिकारी है। अतः जहां ये देनदारी है वहां ग्राहकों से लेनदारी भी है। यह बैंक के स्थिति विवरण में दोनों इसलिए दिखाई जाती है कि उससे ये दोनों परस्पर संतुलित हो जाती हैं। फिर बिल्डिंग आफ्टर डेप्रिसिएशन, बैंक के भवन का अपग्रेशन के बाद दिखाया गया मूल्य।
जमीन, फर्नीचर व कार्यालय की अन्य संपत्ति, ये सब लास्ट में दिखाई जाती है। इस प्रकार बैंकों के संपत्ति और दायित्व का प्रबंध इस तरह से शो किया जाता है और इसमें धीरे धीरे कई चेंजेस भी आते जाते हैं और प्रोविजंस होते रहते हैं, फॉर्मेट्स बैलेंस शीट में नए चेंजेस होते रहते हैं। बाकी ये इतना हम वाणिज्य बैंकों की संपत्ति दायित्वों का प्रबंध इस प्रकार से किया जाता है।